हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव अपने इस नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया, जो कि एक आनुवांशिक रक्त संबंधी विकार है। इसका क्या अर्थ हुआ? यह एक प्रकार का ऐसा रक्त विकार या ब्लड डिसऑर्डर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और जिससे कि अनेक लोग ग्रसित होते हैं और इसका ट्रीटमेंट काफी महंगा है, काफी पेचीदा है, प्रॉपर क्योर तब भी नहीं है। तो आइए हम जानते हैं। हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक थैलेसीमिया को इन बिंदुओं के दौरान हम इसकी चर्चा करेंगे। फर्स्ट उसमें हमारा होगा इंट्रोडक्शन या परिचय। दूसरा स्टैटिस्टिक्स मीन्स कितने लोग इससे प्रभावित हैं इंडिया में। तीसरा होगा टाइप्स, कितने प्रकार का होता है थैलेसीमिया। चौथा होगा इनहेरिटेंस या इसकी आनुवंशिकता, ये किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, क्या इसके प्रमुख जीन्स हैं, कौन इसके लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार के इसमें प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स या इसके किस प्रकार के हमारे सामने आते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि इस अमुक व्यक्ति को या अमुक बच्चे को थैलेसीमिया है। इसके बाद हम बात करेंगे आज की दौर में इसका ट्रीटमेंट या उपचार किस प्रकार संभव है और इसके बाद हम इसे किस प्रकार रोक सकते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इसका परिचय हम लेते हैं। यहाँ जो आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, ये एक ब्लड स्मीयर है जिसमें आपको अनेक प्रकार की रक्त कोशिकाएं और स्पेशली जो हमारे आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, वो अनेक अलग अलग रूप में, विभिन्न रूप में मौजूद हैं, जो उनका एक नेचुरल सामान्य आकार होना चाहिए, उसकी अपेक्षाकृत ये अन्य अजीबोगरीब रूप में हमको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर एक असामान्य रूप का हीमोग्लोबिन बन रहा है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी के वजह से इनका जो लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग है वो लाल होता है तथा ये उत्तरदायी होता है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। हम कहते हैं ना, अगर खून की कमी है तो इसलिए ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, लोगों में थकान है, अन्य प्रकार की दूसरी चीजें उससे रिलेटेड उत्पन्न हो जाती हैं, उनको हांफी आती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उनके शरीर में उतनी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। ऑक्सीजन तो वो लेते हैं जब हम सांस लेते हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर बैठ के जाती है, पूरे शरीर में वो उस रूप से घूमती है। तो जब उसको ले जाने वाला कैरियर या समझिए बस ही नहीं है, तो वो ट्रैवलर कहाँ से जाएगा? तो ट्रैवलर इज देयर बट बस इज नॉट देयर। आप समझ गए? तो इसलिए क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, जो एबनॉर्मल है या पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा है इस रक्त दोष के संबंध से की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमेशा कम मात्रा में वहां उपस्थित होता है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि आरबीसीज बन जाती हैं, लेकिन उनका बड़े पैमाने पर उनका विघटन हो जाता है, वो तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो एबनॉर्मल तरीके का प्रोटीन बन रहा है। इसकी वजह से लोग जो है वो एनीमिया या खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। यहाँ हम इससे बारे में एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो रक्त विकार है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का अर्थ ये हुआ कि ये हमारे जितने भी क्रोमोसोम हमारे पास हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि ऑटोसोम्स कहलाते हैं, इनके बारे में हमने अपने पहले कई एपिसोड्स में चर्चा की है डिटेल में। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स उपस्थित हैं, यदि उनमें कोई विकार है या वो इस प्रकार की किसी बीमारी को जन्म दे रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑटोसोमल डिजीजेस या डिसऑर्डर्स। रिसेसिव का अर्थ ये हुआ कि जैसे हमने पहले भी हमें पता है कि हर एक जीन के दो एलील होते हैं या दो जीन होती है एक किसी भी गुण के लिए, तो उनमें से एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव, मतलब एक प्रभावी होगी और दूसरी जो है वो हमेशा छुपी हुई रहेगी। यदि एक प्रभावी और एक दूसरी रिसेसिव या छुपी हुई जीन मौजूद है वहां, तो हमेशा जो प्रभावी जीन है वही हमेशा अपना प्रभाव वहां पर दिखाएगी, वो डोमिनेट करेगी। और रिसेसिव जीन का अगर वहां मौजूद है सिर्फ एक यूनिट में, तो कभी भी उसका प्रभाव सामने नहीं आ पाएगा, तो वो हमेशा दबी हुई रहेगी और वो व्यक्ति जो है वो आपको स्वस्थ दिखाई देगा, लेकिन वो कैरियर होगा। इसके बारे में हम विस्तार करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितने लोग इससे प्रभावित हैं।
तो गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में बीटा थैलेसीमिया के कम से कम 3.6 से लेकर 3.9 करोड़ तक के लोग हैं जिनको बीटा थैलेसीमिया कैरियर की तरह जो लोग चल रहे हैं। कैरियर का अर्थ ये हुआ कि उनके शरीर में एक जो है वो हेल्दी जीन है और एक डिफेक्टिव जीन है थैलेसीमिया के लिए। अब ये जो डिफेक्टिव जीन है क्योंकि वो रिसेसिव है या वो अप्रभावी है, इसलिए वो अपने आप को व्यक्त नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा। और वो व्यक्ति जो कैरियर है उसमें कोई सिम्टम्स, बड़े सिम्टम्स नहीं आएंगे और वो हमेशा अपने आप को एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति ही वो प्रतीत होगा हमें। लेकिन उसके अगर हम अंदर जीनोम में जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक तो उसके अंदर डिफेक्टिव जीन मौजूद है, सब में नहीं होता है, जो उसके कैरियर्स होते हैं उनमें होता है। और दूसरी ओर अगर हम देखें, जो मेजर थैलेसीमिया मेजर जिसमें कि दोनों ही ऐसे डिफेक्टिव जीन आ गए जिन लोगों के अंदर, तो वो क्या होगा कि वो बीटा थैलेसीमिया मेजर कहलाएंगे, यानी वो उस बीमारी को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेंगे, उनके अंदर वो बीमारी अपने पूरे फुल एक्सप्रेशन में होगी। तो इस प्रकार के जो हैं इंडिया में ऐसा माना गया है प्रतिवर्ष कम से कम 10,000 से 15,000 नए बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं, नवजात शिशु, जिनको बीटा थैलेसीमिया मेजर है। अब हमारा पहला इसमें ड्यूटी ये बनती है, एक हम अगर एक सिविलाइज्ड सिटीजन है या हम एक एजुकेटेड सिटीजन हैं तो हम इसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमने बात की कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है या वो एबनॉर्मल तरीके का बनता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, देखिए आप इस चित्र में जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन में एक बीच में तो हीम या आयरन का एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसके चारों तरफ 4 ग्लोबिन, एक प्रोटीन है ग्लोबिन, इसकी 4 चेन्स के रूप में ये मौजूद होती हैं। इसमें से 2 अल्फा चेन कहलाती हैं और 2 बीटा चेन्स कहलाती हैं। अब इन चेन्स को जो बनाती हैं, इन प्रोटीन चेन को, इन चारों चेनों को बनाने वाले एक एक जीन हर जगह मौजूद है। अगर उन जीन्स की संरचना में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आता है इन पर्टिकुलर ग्लोबिन चेन्स के ऊपर, और ये चेन्स जब डिस्ट्रॉय होती हैं या ये एबनॉर्मल होती हैं तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है या उसको हम कहेंगे कि वो असामान्य रूप का हो जाता है, उसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल फंक्शन पाता है। इस आधार पे थैलेसीमिया को 2 भागों में बांटा गया है। अगर बीटा चेन्स जो हैं, जो 2 हैं, अगर उनमें कोई डिफॉर्मिटी आ रही है तो वो बीटा थैलेसीमिया कहलाता है। अगर अल्फा चेन्स जो हैं 2, अगर उनमें कोई डिफॉर्मिटी आती है तो वो अल्फा थैलेसीमिया कहलाता है। अब हम ये देखते हैं, आप ऊपर देख रहे हैं जैसे बीटा चेन्स होती हैं 2, लेकिन इन दोनों बीटा चेन्स को कंट्रोल करने वाली एक ही जीन मौजूद होती है जिसे हम HBB से डिनोट करते हैं या बताते हैं। और चूंकि हम ये जानते हैं कि हर जीन के 2 अलग अलग एलील्स होते हैं, यानी उसके 2 स्वरूप होते हैं, 2 अलग अलग एलील्स होते हैं, तो यहाँ पर एक जीन है जो 2 बीटा चेन्स को वो कंट्रोल कर रही है, उसके 2 एलील्स हैं, और ये पर्टिकुलर जीन जो HBB है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाई जाती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें, अल्फा चेन्स भी 2 हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाली जीन्स भी 2 हैं जिन्हें हम HbA1 और HbA2 के नाम से जानते हैं। बहुत जाहिर सी चीज है कि चूंकि जीन्स 2 हैं तो एलील्स 4 होंगे, और ये जो जीन्स हैं HbA1 एंड HbA2 ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 16 हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार स्थानांतरित होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे अगर ऊपर जो 2 पेरेंट्स हैं ये दोनों अगर कैरियर हैं तो ऊपर से तो हमें अदरवाइज ये हेल्दी और एकदम फिट दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इनके क्रोमोसोम देख रहे हैं तो दोनों में एक एक क्रोमोसोम डिफेक्टिव है। अब यदि इनके संयोग से या इनकी ये दोनों अगर पेरेंट्स हैं तो इनके होने वाले हर बच्चे में 25% चांसेस हैं हर प्रेगनेंसी में कि एक पूरा म्यूटेटेड बच्चा होगा, या मतलब उसके अंदर ये बीमारी मेजर रूप में संभावित है। 50% बच्चों में चांसेस हैं कि वो जो है कैरियर होंगे, इन्हीं की तरह होंगे, जो कि इनकी बीमारी जो है उसके लक्षण नहीं आएंगे बट वो अगेन एक कैरियर के रूप में काम करेंगे। और 25% चांसेस हैं कि पूरा नॉर्मल बच्चा होगा जिसमें कोई भी म्यूटेटेड जीन नहीं होगी। तो ये इसका जो है इनहेरिटेंस का एक पर्टिकुलर यहाँ पर हम चार्ट देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्थानांतरित हो सकती है और प्रोबेबिलिटी क्या है। यदि माता पिता दोनों कैरियर हैं
तो उनके बच्चों में क्या संभावनाएं आती हैं इस पर्टिकुलर बीमारी के आने की। जैसे अगर हम बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, यहाँ अगर हम एक हेल्दी जीन को डिनोट करें कैपिटल एच से, अगर हम जीनोटाइप देखते हैं उसका, अगर स्टडी करते हैं, उसमें दोनों कैपिटल एच मतलब दोनों हेल्दी जीन्स हैं, तो फिनोटिपिकली मीन्स वो दिख कैसा रहा है, नॉर्मल, और अदरवाइज भी वो नॉर्मल है, जीनोटिपिकली भी नॉर्मल है, फिनोटिपिकली भी। बट अगर उसका जीनोटाइप स्मॉल एच और कैपिटल एच है, दैट मीन्स एक तो हेल्दी जीन हो गई कैपिटल एच, स्मॉल एच जो है वो आपकी म्यूटेटेड जीन है, दैट मीन्स वो बीमारी वाली जीन है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो दिखने में तो बहुत नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन वो कैरियर है उस बीटा थैलेसीमिया माइनर कहलाता है, और वो कैरियर होता है, दैट मीन्स उसके अंदर ये क्षमता है कि वो अगली पीढ़ी में इस रोग को पहुंचा सकता है। यदि उसी के जैसा एक पार्टनर मिल जाए दूसरा कैरियर, तो दोनों मिलके पूरी संभावना है कि आगे पीढ़ी में इस रोग को स्थानांतरित कर सकते हैं और चाहें तो रोक सकते हैं। तो थर्ड हमारा जीनोटाइप आता है, अगर दोनों स्मॉल एच मीन्स अगर दोनों म्यूटेटेड जीन्स एक ही उसके अंदर आ गए, तो ये बीटा थैलेसीमिया मेजर हो जाता है, जो कि वो उस बच्चे के लिए या जो भी व्यक्ति है उसके लिए बड़ा ही सफरिंग और बड़ा कष्टदायी ये रोग। अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं। ये हीमोलिटिक एनीमिया है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है, उसकी वजह से लोग या पेशेंट्स जो है वो एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, जिसका नतीजा होता है उनको होने वाली थकान, उनको बहुत कमजोरी महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, यूरिन डार्क कलर हो जाता है, उनकी भूख नहीं लगती है उनको, और बच्चों में देखा जाता है कि उनका विकास और या डेवलपमेंट जो है वो बड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, और उनका एनलार्ज स्प्लीन हो जाता है, लिवर और अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी काफी डैमेज। इसके अलावा होता है कि इस पर्टिकुलर बीमारी में आयरन का जो है वो एक्यूमुलेशन होने लगता है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर आयरन जमा होने लगता है ऑटोमेटिकली, जो इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत हानि पहुंचाता है। पेल स्किन होती है और काफी सारे जॉन्डिस जैसे इसमें सिम्टम्स दिखाई। तो पहले कई सारे डॉक्टर्स या कई लोग, इतना जब नॉलेज नहीं थी तो लोग किसी भी थैलेसेमिक पेशेंट को उसके सिम्टम्स देख के कह देते थे इसको जॉन्डिस है, और ये एक मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है, मैंने ये चीजें देखी हैं। और बाद में जाके ये पता चला कि ये जो आपके विभिन्न टेक्निक्स हैं या जो डायग्नोस्टिक मेथड्स है जो पहले केवल बड़े शहरों में मौजूद थी, उनसे पता चला कि अरे ये पर्टिकुलर या फला व्यक्ति जो है ये तो थैलेसेमिक है, कैरियर है बीटा थैलेसीमिया का। आगे चलते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। यदि एक थैलेसेमिक पेशेंट है जो मेजर है, जिसमें कि दोनों के दोनों जीन्स अगर म्यूटेटेड हैं, तो उसको हर 2 से 3 हफ्ते में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत, और इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ एक आयरन चिलेशन थेरेपी देना उसको अत्यावश्यक हो जाता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ब्लड आ रहा है उसके साथ हीमोग्लोबिन, तो दैट मीन्स हीम आएगा, आयरन आएगा, वो आयरन क्योंकि इनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको एक्यूमुलेट करने लगती है, उसको हमें रिमूव करना पड़ता है समय समय पे। उसके लिए एक आयरन चिलेशन थेरेपी है जो कि इसके साथ ही, इसके अलावा क्योर के रूप में है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो ज्यादातर सिबलिंग से या माता पिता से उस तरीके से इनको दिया जाता है। और आजकल ऐसा हो गया है कि HLA जो टाइपिंग की जाती है या जिस तरीके से आप देखते हैं खोजते हैं कोई भी दूसरा डोनर जिससे मैचिंग हो जाए, उससे भी आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन संभव है। स्टेम सेल थेरेपी भी आ गई है। तो क्योर के नाम पे ये चीजें हमारे पास हैं, फिर भी ये अभी बहुत हद तक जो है उस पेशेंट को रिलीफ नहीं दे पाती हैं। क्योर तो कह सकते हैं कि हो जाता है, बट उसकी बाकी कुछ जो परेशानियां या एबनॉर्मलिटीज रहती हैं वो फिर भी लाइफ हैं। हम इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जो चीज है या इस प्रकार की जो बीमारी है, ये हमारे समाज के लिए या परिवार के लिए और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो इस बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक रूप से उसके ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर आता है। उसको फिजिकल बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और काफी ये क्योंकि महंगी है इस प्रकार की इसका जो ट्रीटमेंट, तो ये इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत बड़ा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंस देयर इज नो परमानेंट क्योर और इतनी सारी इसमें उलझने हैं, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उनकी गाइडलाइंस के अनुसार भी उन्होंने कहा है कि यदि कोई दो व्यक्ति जो कैरियर्स हैं, एक मेल और एक फीमेल, उनको ऐसी शादियों को डिस्करेज करना चाहिए। अगर दोनों के अंदर एक एक म्यूटेटेड जीन है, तो उन्हें आपस में इस प्रकार के विवाह जो है वो प्रतिबंधित करने चाहिए। और यदि उस अवस्था में भी
तो उनको बिफोर जब एक बेबी प्लान करते हैं उसके पहले उनको एक जेनेटिक काउंसलर से सलाह लेनी चाहिए। और इस प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा सोसाइटी है उसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को इस तरीके से एजुकेट करें। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता, हमारी फैमिली में तो है ही नहीं, हमें तो कुछ होगा ही नहीं। नो, अगर आप जब तक उसकी स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे और आगे उस प्रकार के कदम नहीं उठाएंगे जिससे हम इतनी बड़ी बीमारी को भविष्य में रोक सकें, तो हमारे जागरूक होने का या हमारे शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सेकंड, इसके प्रिवेंशन में आता है कि हमें एक बड़े पैमाने पे मास स्क्रीनिंग करनी चाहिए थैलेसीमिया माइनर पीपल के लिए। माइनर यानी वही जो कैरियर है, अदरवाइज आपको नॉर्मल दिख रहे हैं। और वो मास स्क्रीनिंग बड़ी ही सिंपल है, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट से हो जाती है। आपका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, उससे पता चल जाती है, एंड देन जेनेटिक एनालिसिस उसका होता है। यदि इनमें से जितने भी लोग अगर थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव आते हैं, उनकी फिर जेनेटिक काउंसलिंग की जानी चाहिए। इस स्टेज तक भी यदि लोगों की काउंसलिंग नहीं होती है या उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती है, और यदि गर्भावस्था के दौरान पता चलता है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो थैलेसीमिक माइनर या कैरियर हैं, तो प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए। उसके लिए अनेक सारी डायग्नोस्टिक मेथड्स मौजूद हैं, जिनमें से कि एक प्रमुख है सीवीएस या कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, जो कि अंदर से एक सैंपल लेके माँ और बच्चे के बीच एक झिल्ली होती हैं 3 प्रकार की, उनमें से एक सैंपल लेके और उससे फिर जांच की जाती है कि वो जो बेबी है वो थैलेसेमिक मेजर तो नहीं है। और अगर है तो फिर ये उन लोगों के ऊपर, उसके माता पिता के ऊपर निर्णय छोड़ा जाता है कि वो उसको कैरी करना चाहते हैं, इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और भविष्य के लिए तैयार होना चाहते हैं एक मेजर थैलेसेमिक बेबी के लिए, उस प्रकार से अपनी योजनाएं बनाना चाहते हैं, या वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये एक मिशन है जिसके द्वारा हम आनुवांशिक बीमारियों को रोक सकते हैं, क्योंकि इनकी हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, इनका प्रॉपर क्योर आज भी सारी आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सो मेनी रीजंस। तो आइए हम सब आगे बढ़ें और इस प्रकार से अपनी, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है आनुवांशिक कुंडली के बारे में, वो इसी बारे में है कि हम अपनी विभिन्न प्रकार की जो जीन्स हैं उनकी जांच कराएं और बिफोर मैरिज अपने बच्चों के लिए हम ये देखें कि उनकी जो जेनेटिक कुंडली है उसका मिलान करें, जिससे कि ताकि उनकी जो आने वाली भविष्य में संतति है उसका हेल्थ या उसका स्वास्थ्य जो है वो सुनिश्चित हो सके और हमारा भारत जो है एक सुदृढ़ और स्वस्थ भारत के रूप में स्थापित हो। धन्यवाद।